Let's see some important problem related to the PN junction. Okay. Suppose now diagram is like this. Suppose now diagram is like this. That is, there are two PN junctions. There are two PN junctions. Okay. And these two PN junctions are connected in series to a resistance of suppose 10 ohm. Resistance of 10 ohm, and this battery is of suppose 3 volt. Okay. And these two are silicon diodes. These two are silicon diodes. Okay. अभी ये दोनों सिलिकॉन डायोड्स फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, ये पहले देखना पड़ेगा. सो पॉजिटिव इज गोइंग टू द पी साइड ऑफ बोथ सिलिकॉन डायोड्स एंड बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड. अभी कंप्लीट फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना पड़ता है, यहाँ पे कंप्लीट फॉरवर्ड बायस होने के लिए सिलिकॉन कितना वोल्टेज ले लेगा 0.7 वोल्ट, एंड दूसरा सिलिकॉन भी 0.7 वोल्ट, क्योंकि जब तक ये 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड को नहीं मिलता है तब तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है. मतलब अभी क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट में से 0.7 एंड 0.7 इन दोनों का एडिशन पहले क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो 3 माइनस 1.4 करना पड़ेगा. 0.7 प्लस 0.7 दैट इज 1.4. ओके. तो इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1.7 मीन्स 1.6 विल बी द remaining voltage, and that remaining voltage will be given to the diode of 10 ohm. Okay. And therefore what will happen, current in the circuit. Now if the total current in circuit is asked, how to calculate the voltage divided by the resistance. तो voltage, इस resistor को voltage कितना मिल रहा है 1.6 and उसका resistance कितना है 10. तो current circuit में आ जाएगा that is 0.16 ampere. Okay. So this is one very important question. Okay. उसके बाद suppose इस तरह से दिया है, this is the first diode, this is the second diode, then there is a resistance, and यहाँ पे इस तरह से है. Okay. This is suppose silicon, this is germanium, this is 10 ohm, and this is suppose of 5 volt battery. Okay. अभी देखिए यहाँ पे हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट, यहाँ पे यही क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट. तो ये कैसे निकालना पड़ेगा, अभी दोनों पहले फॉरवर्ड बायस है क्या, अगर कोई भी एक डायोड रिवर्स बायस में है तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब सर्किट में करंट जीरो फ्लो होगा अगर एक भी डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस है तो. ठीक है. तो यहाँ पे अभी दोनों डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज गोइंग टू द पी साइड ऑफ बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड. लेकिन कंप्लीट फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसका बैरियर पोटेंशियल कैंसिल करना पड़ता है, एंड बैरियर पोटेंशियल कैंसिल करने के लिए सिलिकॉन को कितना वोल्टेज चाहिए 0.7 वोल्ट, एंड जर्मेनियम को कितना चाहिए 0.3 वोल्ट चाहिए. मतलब 5 वोल्ट से पहले 0.7 एंड 0.3 मतलब टोटल 1 वोल्ट क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरवर्ड बायस के लिए देना पड़ेगा. तो 0.7 प्लस 0.3 मतलब 1 वोल्ट. सो 5 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 वोल्ट. सो रिमेनिंग वोल्टेज दैट इज 4 वोल्ट विल बी गिवन टू द 10 ohm resistance, and therefore current in the circuit now will be voltage divided by resistance, that is 4 divided by 10, that is equal to 0.4 ampere will be your answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी देखिए सपोज नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस.
So this is the given circuit diagram, positive, negative, this is suppose of 5 volt, this is of silicon, this is of germanium, and यहाँ पे suppose once again 10 ohm resistance है. तो question is that how much current flows in the circuit. So once again पहले देखिए दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है क्या. So yes, they are forward bias because positive terminal of the battery is going to P side of silicon and P side of the germanium. ठीक है, तो अभी 5 वोल्ट में से कितना वोल्ट जाने वाला है इधर, ओके, करंट चालू करने के लिए. अभी सिलिकॉन को कंप्लीट फॉरवर्ड बायस होने के लिए कितना वोल्ट लगता है, 0.7, और जर्मेनियम को कितना लगता है कंप्लीट फॉरवर्ड बायस होने के लिए, 0.3 वोल्ट लगता है. तो 5 में से क्या करना पड़ेगा मुझे. अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल पाथ में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो एक भी इसमें से एक भी अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो सर्किट में करंट चालू हो जाएगा. दोनों फॉरवर्ड बायस मतलब कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस होने की जरूरत नहीं है, दोनों का बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली कैंसिल होने की जरूरत नहीं है, एक भी हुआ तो हमारा काम बन जाएगा. तो यहाँ पे 5 वोल्ट में से कितना वोल्ट माइनस करना है, 0.7 या फिर 0.3, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. मतलब दोनों में से एक ही आपको क्या करना है, यहाँ से सबट्रैक्ट करना है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो 5 वोल्ट में से 0.3 वोल्ट माइनस करूंगा मैं, क्योंकि 0.3 वोल्ट जर्मेनियम को दिया तो उसका जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड जर्मेनियम के पाथ से मतलब करंट इस तरह से पॉजिटिव थ्रू जर्मेनियम एंड थ्रू रजिस्टर इस तरह से करंट फ्लो हो सकता है. इसके लिए सिलिकॉन का भी फॉरवर्ड बायस होने की जरूरत नहीं है. ओके, मतलब इस पाथ से करंट अभी फ्लो नहीं होगा, लेकिन जर्मेनियम के पाथ से करंट फ्लो हो सकता है. सो 5 से माइनस मुझे 0.3 करना पड़ेगा. सो 4.7 वोल्ट इतना वोल्टेज किसको मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को मिलेगा. सो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, एंड V इज इक्वल टू यहाँ पे 4.7 लेना है divided by resistance is 10. So current in the circuit now it is coming to be 0.47 ampere. Okay, ये समझ में आया क्या. देखिए, any doubt in this case? So let's solve some problem from the book, that is DC Pandey. Okay, next question number is 14.1. अभी 14.1 क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच सॉलिड बिगिंस टू एब्सॉर्ब एनर्जी इज 10,000 एंगस्ट्रॉम. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच, मतलब वेवलेंथ दिया है, कितना वेवलेंथ दिया है, 10,000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ दिया है. ओके, कैलकुलेट एनर्जी गैप ऑफ द सॉलिड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सो दिस वेवलेंथ को क्या होता है, सॉलिड एनर्जी एब्सॉर्ब करना चालू करता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिस वेवलेंथ को प्रोड्यूस होते हैं. तो बैंड गैप कितना होना चाहिए. ओके, अभी इस वेवलेंथ में जितना एनर्जी होगा उतना ही एग्जैक्टली बैंड गैप होगा. ठीक है, सो 10,000 एंगस्ट्रॉम में कितना एनर्जी है, कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. शॉर्टकट क्या है देखिए, शॉर्टकट इज लाइक दिस. अगर हमें सर्टन वेवलेंथ में एनर्जी कितना है ये निकालना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है एनर्जी इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, और ये इसका यूनिट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये शॉर्टकट हमेशा ध्यान में रखिए. ओके, सो एनर्जी इन 12,400 सॉरी एनर्जी इन 10,000 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करना है, हमेशा 12,400 को वेवलेंथ से डिवाइड करना है. लेकिन कंपलसरी वेवलेंथ किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में ही होना चाहिए. अगर यहाँ पे नैनोमीटर दिया है तो उसको पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन कीजिए. नैनोमीटर का एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक जीरो ऐड करना पड़ता है. तो एनर्जी कितना आ जाएगा, दैट इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो इसका मतलब उसका बैंड गैप कितना होगा, 1.24 electron volt. That is the answer. Okay, so this is a very simple question. Question once again देखिए क्या बोला है, 10,000 एंगस्ट्रॉम को इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से
कंडक्शन बैंड को जाते हैं। 10,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो फॉरबिडन बैंड गैप क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, तो वो कैसा निकालेंगे, 10,000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ रेडिएशन में जितना एनर्जी रहेगा उतना ही एग्जैक्टली बैंड गैप रहेगा। सो एनर्जी कैसे निकालना है, दैट इज 12,400 divided by wavelength in angstrom. Okay, this is a shortcut formula, remember this formula. Next is 14.2. सपोज 14.2 इस तरह से, वंस अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर इंसिडेंट वेवलेंथ, सॉरी उल्टा क्वेश्चन है इसका, सपोज बैंड गैप ऑफ ए सर्टन मटेरियल इज, एक सर्टन मटेरियल का बैंड गैप कितना है, सपोज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, बैंड गैप ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किस वेवलेंथ के रेडिएशन डालने पर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तो वेवलेंथ हमें निकालना है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्टेन मेटल, अभी आपको पता है सिलिकॉन का बैंड गैप कितना रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना रहता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से एक मेटल है, उसका बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए कितना वेवलेंथ का रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडिएशन मतलब क्या रहते हैं, उसमें फोटॉन्स रहते हैं, और फोटॉन में क्या होता है, एनर्जी रहता है। ओके, तो एनर्जी इन फोटॉन कितना चाहिए, तो देयरफॉर एनर्जी इन फोटॉन मतलब रेडिएशंस, एनर्जी इन रेडिएशन कितना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि जितना बैंड गैप है उतना ही एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए एनर्जी इन फोटॉन कितना होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अभी जैसे एनर्जी इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा है, उसी तरह से लैम्बडा भी कैसे निकाल सकते हैं, 12,400 डिवाइडेड बाय ई। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय 1.5। सो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 15 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 15 is 8 are 120, 40 is remaining, 8366 एंगस्ट्रॉम ये आंसर आ जाएगा। मतलब कितने वेवलेंथ का रेडिएशन हमें इंसिडेंट करना पड़ेगा, 8366 एंगस्ट्रॉम। तो हमेशा याद रखिए, दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 12,400 बाय लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे E मतलब क्या है, एनर्जी है, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो लैम्बडा है वो किस यूनिट में रखना है, ये हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही रखना है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस। नेक्स्ट 14.3, in an intrinsic pure semiconductor, the number of conduction electrons are 7 into 10 raised to 19 per cubic meter. Okay, so यहाँ पे क्या दिया है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7 into 10 raised to 19 per meter cube है। Find the total number of current carriers in the same semiconductor size of 1 by 1 by 1
ओके 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 मिलीमीटर। ओके तो क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन 1 सेंटीमीटर by 1 centimeter by 1 millimeter. So this is the question. Okay, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखिए, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब कौन सा है, प्योर है, ओके, डोप्ड नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर है। और प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन दिस वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में। तो पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। सो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम फी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² एंड 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 10⁻7 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम। अभी इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और होल कितने होंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और होल्स रहते हैं, ठीक है। तो और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ होल्स रहते हैं, बिकॉज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इज इक्वल टू NH रहता है। तो पहले यहाँ पे जो दिया है वो पर मीटर क्यूब दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 × 10⁻19 एक मीटर क्यूब में है। तो इतने मीटर क्यूब में कितना रहेगा, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अबव वॉल्यूम, वो निकालने के लिए सो Ne आ जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, दैट इज 7 × 10⁻19 ये 1 मीटर क्यूब के लिए है, एंड हमारा वॉल्यूम कितना है 10⁻7 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे इधर 7 × 10⁻12। ओके, सो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ होल्स तो उतने ही रहेंगे 7 × 10⁻12 एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne + NH। तो इन दोनों का हमें एडिशन करना पड़ेगा, 7 + 7 14 × 10⁻12। So that will be your answer, 14 × 10⁻12. These are the total number of charge carriers in this particular volume. Okay. Next question is 14.4. A pure silicon at 300 Kelvin has, ओके यहाँ पे क्या दिया है, प्योर सिलिकॉन दिया है एंड इट इज एट 300 केल्विन है, हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, Ne इज इक्वल टू NH है, और कितना है वो 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब दिया है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम, Ni बोलते हैं। Ni मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, मतलब जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक फॉर्म में होगा तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स रहेंगे, ओके, उसको हम Ni बोलते हैं। By some means whole concentration increases to, ओके, by some means मतलब शायद डोपिंग किया होगा, by some means क्या हो गया यहाँ पे, whole concentration increases to, whole concentration कितना हो गया, मतलब ये NH डैश हो गया,
NH डैश, नया होल कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब हो गया। देन कैलकुलेट यानी, तो नया इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? अभी पहले कितना था? यानी NH इक्वल था 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब था, उसी को क्या बोलते हैं? NI बोलते हैं। अभी किसी कारण से होल कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा है, 3 इंटू 10⁻22 किया है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा अभी? तो ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है NI स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या रहता है? हमेशा NE इंटू NH रहता है। ओके, तो NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NI स्क्वेयर डिवाइडेड बाय NH। सो NE इज इक्वल टू NI स्क्वेयर मतलब 1.5 का स्क्वायर 2.25, 10⁻16 का स्क्वायर 10⁻32 डिवाइडेड बाय NH, मतलब नया होल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है? ये डैश डैश लिखता हूं, दैट इज न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है? 3 इंटू 10⁻22। सो 3 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, 0.75 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब। So this is the new whole concentration. समझ में आया क्या? देखिए, तो इनिशियली NE इज इक्वल टू NH है, वो कितना है? 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब है, उसको हम NI बोलते हैं, NI। एंड किसी वजह से शायद डोपिंग किया होगा, उसकी वजह से नया होल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? मतलब इनिशियल होल कॉन्सेंट्रेशन था 1.5 इंटू 10⁻16, उसका हो गया 3 इंटू 10⁻22 हो गया, तो न्यू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिए कि NI स्क्वायर इज इक्वल टू NE इंटू NH रहता है। सो NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज NI square divided by NH. So by doing this calculation, answer will be 0.75 into 10⁻20. Sorry, 3 into 10⁻, NH whole concentration कितना है? 3 into 10⁻22 है, सॉरी, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 1022 मतलब 10⁻10। सो नया होल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.75 into 10⁻10। यहाँ पे होल कॉन्सेंट्रेशन कितना? 3 इंटू 10⁻22 है। 0.75 into 10⁻32 minus 22, that is 10⁻10. Next is 14.5. The number of conduction electron present in pure semiconductor. Number of electrons दिया है, once again pure semiconductor, pure मतलब intrinsic. Okay, एक्चुअली 14.4 ही दिया है, देर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, ये भी 14.4 है और 14.4 का दूसरा एक प्रॉब्लम भी दिया है। प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कितना है? 6.5 इंटू 10⁻19 है पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट नंबर ऑफ होल्स इन द सैंपल हैविंग डायमेंशन। तो नंबर ऑफ होल्स हमें निकालना है इन 1/1/2, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 2 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 2 मिलीमीटर। इस सैंपल में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ होल्स निकालना है। अभी प्योर सेमीकंडक्टर अगर दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स हमेशा होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² एंड 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻3। तो इधर वॉल्यूम बनता है 2 इंटू 10⁻⁷
मीटर क्यूब. सो देयरफॉर नंबर ऑफ फूल्स हमें निकालने हैं अभी. नंबर ऑफ फूल्स इन अबव वॉल्यूम इज इक्वल टू, पर मीटर क्यूब कितना है 6.5 इंटू 10⁻19 है, एंड वॉल्यूम कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 है. तो 6.5 इंटू 2 दैट इज 13 इंटू 10⁻12. ओके, इतने होल्स इस वॉल्यूम में अवेलेबल हो गए. 13 इंटू 10⁻12.